नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो हमारा 7 बजे का स्पेशल लेक्चर होता है उस पे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग को पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है उसका सिक्रीशन अगर कम हो रहा है, जो पैराथायरॉइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो पीटीएच अगर लो हो रहा है तो उससे क्या शरीर में दुष्परिणाम होते हैं। क्योंकि इसका एलोपैथी में कोई इलाज है नहीं, आयुर्वेद में ही इलाज है। लेकिन जब भी आपके पास लो पीटीएच के पेशेंट आते हैं तो आप लोग के पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि अरे हमें तो ये मालूम ही नहीं है आयुर्वेद में कहाँ लिखा है, हमने संहिताओं में तो देखा ही नहीं है। आयुर्वेद में सब कुछ लिखा है लेकिन आयुर्वेद की भाषा में लिखा है। अभी हम इसको आयुर्वेद पहले हम समझेंगे मॉडर्न की भाषा में क्या है, और फिर आयुर्वेद में इसकी कैसे चिकित्सा करना चाहिए, क्या डायरेक्शन है, किस तरह से क्या बताया गया है, वो हमें देखना चाहिए। तो सभी के बॉडी में थायराइड ग्लैंड रहता है, आप लोग को मालूम है, और उसके साथ में पैराथायराइड ग्लैंड भी रहता है। अभी आप लोग स्क्रीन पे देखिए थायराइड ग्लैंड कैसा है और पैराथायराइड जो स्पॉट स्पॉट जैसे दिख रहे हैं वो है। तो शरीर में जितने भी अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना उनका कोई ना कोई फंक्शन रहता है पूरा मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए। तो जो ये पैराथायराइड हार्मोन है ये हमारा शरीर में मैग्नीशियम लेवल और कैल्शियम लेवल को बैलेंस करके रखता है। अगर ये सिक्रीशन कम हो रहा है, कहीं ना कहीं संग है या स्त्रोतोदुष्टि है, अब क्योंकि हम लोगों ने तो स्त्रोतस ऐसे पढ़ा है कि रसव स्त्रोतस रक्तव स्त्रोतस, हमने ऐसे पढ़ा है। लेकिन ये भी जितने थायराइड है ना इनके जो सिक्रीशन होते हैं उसके भी स्त्रोतस होते हैं। उनको संस्कृत में नहीं बोला गया है लेकिन होते हैं, स्त्रोतस होते हैं। स्तन्य व स्त्रोतस बोला नहीं है लेकिन होता है ना। लसिका व स्त्रोतस बोला नहीं है लेकिन होता है ना। लिम्फेटिक सिस्टम मेन मेन स्त्रोतस बता दिए। तो ये जो पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसका जो स्त्रोतस है उसमें अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति हो जाए, अति प्रवृत्ति संगो वा शरणम ग्रंथोपि वा विमार्गमनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम, जब ऐसे आचार्य बता देते हैं तो जहां पर भी स्त्रोतोरोध है, संग की संप्राप्ति है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ विकृतियां आती हैं। तो अभी हम हाइपो पैराथायरॉइडिज्म में पढ़ेंगे क्या है वे। जब यहाँ पे बॉडी जो है वो लो लेवल का पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट करता है, उसके वजह से क्या होता है कि शरीर में कैल्शियम का सिक्रीशन कम हो जाता है। अब कैल्शियम जो है वो बहुत जरूरी है हमारे शरीर में, हार्ट के लिए भी चाहिए, मसल्स के लिए भी चाहिए। तो अगर वो कम हो रहा है या फिर पैराथायराइड ग्लैंड का इंजरी हो गया, हेड इंजरी हो गया या फिर नेक सर्जरी हो गया किसी ना किसी वजह से, या फिर थायराइड सर्जरी हो गया, पैराथायराइड का सर्जरी हो गया, या ऑटो इम्यून कारण है, या इन्फिल्ट्रेटिव है, फैमिलियल और इडियोपैथिक, ऐसे 5-6 कॉजेज बताए हैं एलोपैथी के
हैरिसन नाम के जो आचार्य हैं हमारे, उन्होंने, जो मॉडर्न जमाने के आचार्य हैं, उन्होंने बताए हैं। हम सभी आचार्य जो हैं, भले वो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और इसकी वजह से मैग्नीशियम लेवल भी कम हो जाता है। और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, अल्कोलोसिस होता है क्योंकि मैग्नीशियम कम हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, तो ये होता है। दूसरा क्या है कि अगर हाइपोक्लैसीमी कैल्शियमिया हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई, तो क्या होगा, टिटैनी हो सकता है। चोस्टेक्स साइन, मतलब फेशियल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, फेशियल नर्व को अगर टैप किया तो। और दूसरा क्या है, ट्राउसियो साइन, पैरास्थेसिस, और प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल जो हार्ट में होता है, ईसीजी में पीक्यूआरएसटी जो होता है। मैं अभी ये ईसीजी पे भी लेक्चर लेने वाला हूँ, उसका चिंता मत कर, मैं लेने वाला हूँ। अभी ये समझिए कि कैल्शियम की कमी से जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब हो जाती हैं। और सिम्टम्स क्या आते हैं कि टिटैनी के जैसे अगर होंगे ना, तो मसल्स में स्पाजम आता है बहुत ज्यादा, है ना। और लैरिंग्स में प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आती है अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो। ड्राई और स्केली स्किन हो जाता है, स्किन में भी हमें कैल्शियम चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है। कैटरेक्ट होता है आंखों में, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद होने के चांसेस है। बालों को भी कैल्शियम चाहिए तो ड्राई हेयर्स रहते हैं। नेल्स में भी चाहिए हमें कैल्शियम, वो कमी हो गया तो क्या होगा, ब्रिटल नेल्स, टूट टूट जाते हैं, क्रैक्स पड़ते हैं। फिर कैल्शियम ब्रेन को भी चाहिए, वहां पर भी नहीं मिलेगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो रहा है, कैल्शियम नहीं मिल रहा है, उसका सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से मिर्गी के झटके आते हैं, सीजर्स होते हैं। और अपने जो होंठ हैं उनमें जैसे चींटियां काट रही है, टिंगलिंग होता है, अपने हाथों उंगलियों में होने लगता है, पैरों में चींटियां काट रही है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम जो है हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो दांत होते हैं बच्चों के, दूध के दांत या वो जो नॉर्मल दांत होते हैं, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। और जो दूध के दांत होते हैं ना बच्चों के, वो दांत ही नहीं फॉर्मेशन होता है अगर ये बचपन से अगर रहा तो। बच्चों को दांत ही नहीं आते हैं, 2-2 साल 3-3 साल दांत ही नहीं आ रहे, कोई भी दांत नहीं आ रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है, ये पता कैसे चलता है। तो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, और पीटीएस का टेस्ट होता है। यहाँ पर प्रज्ञा डोरे मैम है क्या, ये भी कराती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। वो कराना जरूरी होता है कि पीटीएस कैसा है। कभी कभी ये कंसीव नहीं हो पाते हैं, तो वो पीटीएस का टेस्ट कराती है, मैम बता रही थी उस दिन। तो हमें ये पहले देखना होता है कि इसमें पीटीएच कम है कि ज्यादा है, क्या है। नॉर्मल वैल्यू रहता है ब्लड में 10 to 55 पिकोग्राम पर मिलीमीटर, ऐसे रहता है। अगर ये ज्यादा अगर हो गया, अति प्रवृत्ति संगोगा, अति प्रवृत्ति अगर हो रही है, तो क्रॉनिक किडनी फेलियर हो सकता है, कैल्सिफिकेशन होके किडनी फेल होने का चांस है। या फिर इसमें हाइपर कैल्सिमिया, ज्यादा कैल्शियम का सिक्रीशन होने लगता है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है अति प्रवृत्ति होने से। विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है अगर कैल्शियम ज्यादा आ रहा है ब्लड में तो। फिर हाइपर पैराथायरोडिज्म। फिर ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट, ऑस्टोमलेशिया नाम की बीमारी होती है, रिकेट्स होते हैं। उसी तरह से कुछ मेडिसिन का यूज करने की वजह से भी ये हाइपर पैराथायरोडिज्म होता है, जैसे कि रिफेम्सिन यूज किया या एंटी कन्वर्जेंट यूज किया, तो उससे भी कैल्शियम का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, बोन मैरो सप्रेस होता है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसी तरह से अगर डाईयूरेटिक्स यूज किया, लिथियम यूज किया, जिसमें फॉस्फेट है, ऐसे मेडिसिन यूज किया, तो भी हाइपर पैराथायरोडिज्म होने लगता है। या फिर अगर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया पैराथायरॉइड ग्लैंड का, तो इम्बैलेंस होता है। या फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड को ही निकाल दिया नेक्स्ट सर्जरी के टाइम, उससे भी इम्बैलेंस होता है। तो हमें टेस्ट में सीरम कैल्शियम करना चाहिए, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस करना चाहिए, बोन का एक्सरे कराना चाहिए कि रिकेट जैसा तो नहीं हो रहा है, हाइपर है, हाइपो है, कैसा है ना। फिर उसके बाद बोन मिनरल डेंसिटी, बोन डेंसिटी का टेस्ट करना चाहिए कि बोन लॉस कितना हो रहा है, फ्रैक्चर कितना हो रहा है, बोन का सॉफ्टनिंग कितना हो रहा है। तो बोन डेंसिटी टेस्ट कराने से पता चलता है। अभी हम आयुर्वेद का व्यू देखेंगे। पहले आप लोग कुछ बताना चाहें तो बताइए। डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड पे। अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलना चाहेंगे, 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, आप लोगों ने ये चीज सुना है पैराथायरॉइड ग्लैंड।
अखिलेश तिवारी जी जो आते हैं वो बोल सकते हैं आप। डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए अखिलेश जी। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर, जहाँ भी हाइपो का कंडीशन होता है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड का हो या पैराथायराइड ग्लैंड का हो, तो वहाँ पे हम अगर आयुर्वेद व्यू से देखें तो कफ का जो मंद गुण होता है वही बढ़ा रहता है, और वो बढ़ने के कारण हमारा स्रोतों का अवरोध करता है। और खास करके जहाँ भी इंडोक्राइन सिस्टम का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है उसका हाइपो या हाइपर कंडीशन होता है। तो जैसा कि हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि यहाँ पर हमको मतलब रस और रक्त, ये दो ऐसे मतलब धातु है और ऐसे स्रोतस है, उसको जो है शुद्धि करना, और इसका जो आम है उसका पाचन करेंगे। और यहाँ पर हम कफ के जो मंद गुण बढ़ा है और उस पे जो है अगर फोकस करके अगर हम चिकित्सा करें, और हेतु में देखें तो ऐसे लोगों को अब संधि पदार्थों का भोजन करना, ये फिर खाना खाने के बाद रेस्ट करना, या ज्यादा मतलब दीवा स्वप्न करना, अध्यासन करना, ये सब चीजें जो है हो सकता है। और सर, जी सर, प्लीज बताइए आगे सर। और मैं बताऊंगा, अभी आप लोगों ने अगर पेशेंट नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, पेशेंट आने वाले हैं, कभी ना कभी आने वाले हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को आज की बात याद नहीं रहे तो यूट्यूब में हमारा रहेगा, आप जब मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको सब चीज इजीली सॉल्व हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलेंगे नहीं क्या? डॉक्टर अरविंद आईफोन ऐसे करके तो ज्वाइन हुए हैं, सर बोल नहीं रहे। डॉक्टर हरीश बत्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? पल्लवी मैम, कंचन मैम, पेशेंट देखे हैं क्या आपने ऐसे? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं वैसे। प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैंने मैम। सर एक पेशेंट देखा था इसका, मतलब अभी तक के मैंने एक ही पेशेंट देखा है इसका। और वो हाइपर पैराथायरॉयड, उसका जो मैम आपका हेलो, आवाज आवाज आ रही है मेरी? नहीं नहीं, फिर से बोलिए। हाँ। सर, वो हाइपर पैराथायरॉयड लेवल्स थे उसके उस समय, और उसमें इतनी मल्टीपल कंप्लेंट्स थी। वो हमेशा आता था तो मुझे बोलता था कि मैम मुझे लग रहा है मेरा बॉडी कम हो रहा है। उसको खुद का बॉडी सूखा सूखा हुआ लगता था हमेशा। और वो बोलता ऐसे, उसके हाथ बताता था और हमेशा बोलता था कि मैम मेरे हाथ बिल्कुल भी एकदम पतले होना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब उसको ऐसे लगता, और बहुत मतलब वीक लगता था उसको, बैठने में उठने में पूरे वायु की सिम्टम्स उसमें दिखती थी मुझे। वायु और पित्त का सिम्टम्स ज्यादा दिखा था मुझे हाइपर में उसके। और वो हमेशा आने के बाद भूख बहुत लगती है, खाने की बहुत इच्छा होती है और खाता हूं मैं, पर वो मेरी बॉडी को लगता नहीं। और हमेशा ऐसे लगता था मुझे कि वो स्ट्रेस में ही है कुछ भी। मतलब उसको मैं समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ तो वो हमेशा स्ट्रेस में ही दिखता था मुझे। 2-3 महीना मैंने उसको ट्रीट किया। और आपको मैंने उस समय पूछा भी था कि इसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो जैसे ब्रूहन टाइप का मैंने चिकित्सा किया था उसको। तो उसको काफी रिलीफ मिला था वो सब चीजों में, सिम्टम्स में। और फिर मैं वो सेंटर छोड़ दी तो सर मेरा उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पर उसको रिजल्ट अच्छा आ रहा था आयुर्वेद मेडिसिन से। जी सर। जी, अभी आपने आज का लेक्चर सुनिए, समझिए। जी सर। जब हाँ, आप ये कॉन्फिडेंटली आप बोलेंगे ना, पेशेंट छोड़ के नहीं भागेंगे आपको। हाँ, और सर आप अभी इतना अच्छे से समझा रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है कि ये जो हमने कम पेशेंट देखे हैं इस बीमारी के, तो आप अच्छे से समझाओगे और हमें आगे पेशेंट दिखने को मिलेंगे तो हम अच्छे से उसको ट्रीट कर पाएंगे। जी सर, आप बताइए सर। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, तो हम वो टेस्ट तो कराते हैं, लेकिन इसमें अजीर्णता रहती है, अग्निमंद रहता है। ये सबसे पहले याद रखिए, अग्निमंद रहता है। कोई भी थायराइड का इम्बैलेंस होता है ना, थायराइड या पैराथायराइड का, तो अग्निमंदता, यहाँ पे सबसे पहले अजीर्ण की चिकित्सा करनी है। अग्नि को बढ़ाना है सबसे पहले। हार्मोनल, कोई भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, जो भी है, TSH, T3, T4, फिर एड्रिनालिन, जो भी अपने ग्लैंड का कोई भी होता है, मतलब कम होता है या ज्यादा होता है, हमें अग्नि को सबसे पहले प्राकृत करना है। तो घुमा फिरा के भी आता है दीपन पाचन अनुलोमन, ये हमारा चिकित्सा है। दूसरा, इसमें हमें रस क्षय के सारे सिम्टम्स देखते हैं। रसे रोक्षम, श्रम श्रोषो, ग्लानि शब्द, असहिष्णुता, ये हमें सिम्टम्स दिखते हैं। तो इसमें हमें
रस को अच्छा करना है तो रस पाचक, रक्त पाचक, क्योंकि जितने हॉर्मोन्स है वो हमारे रस और रक्त से ही सर्कुलेट होते हैं। तो वहां पे रस की अग्नि, रक्त की अग्नि अच्छी करनी है सबसे पहले, तो इसलिए रस पाचक, रक्त पाचक देना है। रसवस स्त्रोतस्गत जितने भी आम है वो ठीक करना है। ये हो गया। फिर हमें यहाँ पे बृहण चिकित्सा करनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्योंकि बताया कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, स्केली स्किन हो रहा है, ड्राई हेयर हो रहा है, मतलब रस धातु का जो प्रीणन कार्य है वह कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। तो इसलिए हमें बृहण चिकित्सा करनी है। और जहां जहां कैल्शियम की कमी है तो हम सुधाकल्प देते हैं, जैसे कि प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, कपर्दिका भस्म, और मतलब जितने भी सुधाकल्प हैं वो देते हैं, कुकुटांग त्वक भस्म, ये सब देते हैं। उसी तरह से हम लोग इसमें कफ का क्षय होता है। हाइपो है ना, तो वो अखिलेश तिवारी जी बोले कि कफ के सिम्टम होंगे, ऐसा नहीं, अग्निमांद्य वाले सिम्टम आते हैं। यहाँ पे कफ का क्षय हुआ है, हाइपो है तो हमें कफ वर्धक औषधियां देना है। और इसके वजह से कभी कभी यहाँ पे खल्ली चिकित्सा की भी चिकित्सा देनी पड़ती है, अगर वात व्याधि के सिम्टम आ रहे हैं तो इसमें हमें रस धातु पे काम करना है। तो कुछ कषाय बताए हैं, जैसे कि नयोपमम कषाय, मृद्विकादि कषायम, विदार, बृहण भी करना है और रस धातु को अच्छा करना है, विदार्यादि कषायम। तो नयोपमम कषायम जो है वो आपने देखा होगा सहस्त्र योगों में बताया कि अग्नि को बढ़ाता है। पहली चिकित्सा है अग्नि को दीपन करना है और वायु का शमन करना है और कफ को बढ़ाना है। तो मृद्विकादि कषायम अग्नि का दीपन करता है, कफ को अच्छा करता है, रस को अच्छा करता है। विदार्यादि कषायम, यह विदारी जो है, विदारी गंधाधिकरण, ये बृहण करता है। फिर महाकल्याणक कषायम, क्योंकि मस्तिष्कगत ये प्रॉब्लम है तो महाकल्याणक कषायम जो है वो माइंड को अच्छा करता है, वहां के सारे स्त्रोतों को बल देता है, महाकल्याणक कषायम। फिर वायु की चिकित्सा करनी, क्योंकि इसमें हाइपो है तो वायु बढ़ा हुआ है ना, क्योंकि स्केली स्किन, कैटरैक्ट, ब्रिटल नेल्स, वायु की चिकित्सा करनी है। तो इसमें सहचरादि कषायम, धान्वंतर कषायम, महारासनादि कषायम, ये देना है। और यहाँ पे घृत कल्पना देनी, क्योंकि वायु का शमन करना है और कफ को बैलेंस करना है, कफ जो क्षीण हो गया है, खासकर यहाँ पे कफ क्षीणता के लक्षण आएंगे। अगर अग्निमांद्य है तो वो कफ बढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन यहाँ पे कफ क्षीण है, वायु की बढ़ी है, वायु बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे गुग्गुल तिक्ता घृतम सबसे बेस्ट है। फिर शीरबला आवर्ती तेल का नस्य, सहचरादि तेल का नस्य और पीने के लिए देना है। और पिण्याक तेलम, वो भी एक आता है, मैं उस पर लेक्चर लूंगा, पिण्याक तेल का ऐसे काम करता है, वो देना है। उसी तरह से आसावरिष्ट में वायु का शमन करने वाले कौन से दवाएं हैं, तो देवदार्व्यारिष्टम वायु का शमन करता है और अग्नि को भी बढ़ाता है। बलारिष्टम, ये रस धातु को अच्छा करता है, बल बल देता है, बृहणीय है और अग्नि को अच्छा करता है। अश्वगंधारिष्टम, ये बृहणीय है, बल्य है, रसायन है, अश्वगंधारिष्टम। फिर लगाने के लिए पूरा बॉडी में अगर वायु के सिम्टम्स दिख रहे हैं और रुक्षता वगैरह आ रही है तो कर्पूर तैलम और ये माश तैलम, ये सब देते हैं। और एक विष मुष्टि तेलम करके आता है, वो भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और सबसे कैल्शियम की कमी यहाँ पे दिख रही है तो प्रवाल पिष्टी को शहद के साथ 1-1 ग्राम सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म भी है तो वहां पे अग्नि की दृष्टि होती है, हमें अग्नि को अच्छा करना है। फिर बाकी जो हमें दिख रहा है, जैसे कि मसल्स में स्पाज्म है तो हमें अग्नि को अच्छा करके वायु का अनुलोमन, दीपन पाचन अनुलोमन करके बस्ती देना चाहिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है लैरिंग्स में, मसल स्पाज्म आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है लैरिंग्स में, तो हम यहाँ पे नस्य देते हैं, घृतपान कराते हैं। मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो अभ्यंग कराएंगे, बस्ती देंगे। ड्राई और स्केली स्किन है तो वायु की चिकित्सा, घृतपान कराएंगे, बस्ती देंगे, नस्य देंगे, अभ्यंग कराएंगे। कैटरेक्ट है तो जो हमसे ठीक हो सकता है वो हम करेंगे, नहीं तो हम सर्जरी कराते हैं। ड्राई हेयर है तो हम स्नेहन करते हैं, बालों में नस्य देते हैं और बालों के लिए अभ्यंग करते हैं, जो भी तेल हम बालों के लिए यूज करते हैं। ब्रिटल नेल्स है तो यहाँ पे रुक्षता होने की वजह से नाखून में क्रैक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे घृतपान और बस्ती नस्य स्नेह जाना चाहिए। सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं तो कल्याणकृत, महाकल्याणकृत और नस्य, मानस मित्र कुटिका, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुल, जो भी मस्तिष्क पे काम, ब्राह्मी वटी, वो देते हैं। अगर लिप्स में, फिंगर्स में और टोज में टिंगलिंग हो रहा है, मतलब चीटियां काटने जैसा फील हो रहा है या बाध्यता आ रही है, तो हम वैसे
कवल गंडुश, और अगर अंगुलियों में आ रहे तो नस से, पैरों के टोज में आ रहा है तो हम ग्रेटर टो में आता है, या फिर अपने हाथ के जो अंगूठा होते हैं वहां पे अगर टिंगलिंग जैसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नस से देंगे, बस्ती देंगे, जैसा सिम्टम है वैसे ही करेंगे। तो जो और जब हम अग्नि अच्छा करते हैं तो अग्नि करने से, और धात्वग्नि अच्छा करते हैं तो स्त्रोतोरोध दूर होता है, हम लंघन कराते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो हम मतलब ब्रीहण करके, क्योंकि वायु बढ़ा हुआ है तो ब्रीहण करके, स्नेहन करके, फिर शोधन करते हैं। शोधन करने से सारे स्त्रोतोरोध दूर हो जाते हैं, तो थायराइड का सिक्रीशन अच्छे होने लगता है। जैसे पीटीएच अच्छा होगा, कैल्शियम का भी सिक्रीशन अच्छे से होने लगेगा। केवल कैल्शियम का गोली एलोपैथी का देने से नहीं होगा, वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, और स्त्रोतों में जो अवरोध है उसको भी ठीक होना चाहिए। तो आयुर्वेद का अप्रोच सबसे बेस्ट होता है, ऐसा करने से ठीक हो जाते हैं। अभी कंचन मैम आपको क्या समझा, अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलिए आप लोग। अब जब आप पेशेंट देखेंगे तो और आपको मजा आएगा कि हाँ ऐसा होता है। सर यहाँ पे स्रोतस का जो अवरोध हुआ है, संघ हुआ है, वो आम के कारण हुआ है क्या सर? हाँ जी सर, मैं मतलब यही कहना चाहता था। हाँ, जी सर, जी सर, मतलब ये कफ का जो है मंदबुद्ध नहीं बढ़ा, कफ का क्षय हुआ है सर। कफ का क्षय हुआ है, जी और वो सर, भी जी आम की वजह से सर, आम की वजह से। जी सर, जी जी। तो थैंक यू आप सर। जब भी लो पीटीएच के पेशेंट देखेंगे, अग्निमंद रहता है, खाना पचता ही नहीं है उनको, खाना नहीं पचता है, कैल्शियम जो होता है उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, कैल्शियम की कमी होती है, और उसके वजह से सारा कैल्शियम की कमी के सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हार्ट में, ब्रेन में सब प्रॉब्लम होता है, मसल्स में। जी, इस टॉपिक पे और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, आप लोग डिस्कस करिए, केवल मैं बोलूंगा ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को क्या समझ आया, अनुरिता मैम कुछ बोलिए, मनीषा मैम। और ये मत सोचिए पेशेंट नहीं आए, आएंगे पेशेंट आपके पास आने वाले हैं। आप लोगों को आयुर्वेद के हिसाब से करना है कि रस को अच्छा करना है, अग्नि को अच्छा करना है, कैल्शियम को अच्छा करने वाली दवाइयां देनी है, बस। और ये अपने सारे सिम्टोमेटिकली सब करना है, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। क्योंकि आने वाले सालों में ऐसी बीमारियां बढ़ने वाली हैं सारा, हार्मोनल इम्बैलेंस के, तो आप लोग को तैयार रहना चाहिए। सर हाइपोथायराइडिज्म और इसमें सर प्लीज थोड़ा मतलब दोनों में अंतर क्या है सर? वो डायग्नोसियल हाइपोथायरॉयडिज्म तो बहुत बड़ा ऐसे वास्ट टॉपिक है, उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए सर, उसमें सर तो। इसमें दोष का सर क्या क्या, दोनों में दोष में क्या क्या है सर? दोनों में कौन सा दोष बड़ा फाइ- रहता है, किसका क्षय होता है? अगर, हाइपोथायराइडिज्म में तो सर, जी हाँ सर, बोलिए, आप बोलिए सर, फिर मैं बोलता हूँ। सर हाइपोथायराइडिज्म में तो कफ का वृद्धि रहता है ना सर, कफ का चलगुण बढ़ा मतलब हाँ मंदगुण बढ़ा रहता है ना हाँ हाइपोथायराइडिज्म में। हाँ। तो वहां पे हम लोग कफ का चिकित्सा ही करते हैं ना, जी दीपन पाचन करके और स्नान करके बवन कराते हैं, जी फिर त्रिकटु वगैरह ऐसी चीज जो जी देते हैं कफ का शमन करने वाला हो। जी। लेकिन यहाँ इसका पैथोलॉजी अलग है ना सर? हाँ, क्योंकि ये पैराथायराइड ग्लैंड है ना, और वो अलग है, जी 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 सर, दोनों अलग है। जी जी सर, जी जी। अगर मैं अभी बताऊंगा ना तो कंफ्यूजन होगा दोनों चीज में, इसलिए मैं आज अभी इतना तक ही बोल के बस इस पे ही कंसंट्रेट करते हैं, तो सारा खिचड़ी पक जाएगा सब। हाइपोथायराइडिज्म पे मैं लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा, और हाइपर वाले में भी मैं बताऊंगा। हाँ अनुरिता मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जब लो पीटीएच होता है तो? अनुरिता मैम, वो हमारी प्रज्ञा मैम कहाँ गई, शायद वो आएंगी तो वो बताएंगी। और वो लेकिन गायनेक प्रैक्टिस में जरूर ये चेक कराती हैं, लो पीटीएच। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। नहीं बोलना किसी को? ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। हाँ जी सर, मैं अभी ज्वाइन की थी सर। हाँ मैम, सॉरी। जी जी। आप कुछ सॉरी बोलना सर, मैं चाहते टॉपिक पे? अभी स्टडी करूंगी सर, अभी जो आप बताए हैं। हाँ, जब लो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो आपके पास पेशेंट आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में खान पान लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया है। तो जब भी पेशेंट आए तो आप लोग ये मेरा लेक्चर सुनिएगा, और आप लोग फिर ट्रीटमेंट दीजिएगा, और आपके सब पेशेंट ठीक हो जाएंगे।
श्योर सर, श्योर। पीटीएच में थायराइड टीएसएच बढ़ा हुआ मिलता है ना? जी, अभी मैं थायराइड पे बात करूंगा तो सब खिचड़ी हो जाएगा, सब कंफ्यूजन होगा। अभी हम पैराथायराइड पे ही बात करके रुकते हैं। हर चीज का एक मर्यादा होता है। मैं सब चीज अभी बताऊंगा ना, फिर बहुत कंफ्यूजन होगा, फिर पीटीएच पे ध्यान नहीं जाएगा। फिर थायराइड में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर उसमें ही बात होती रहेगी, हम उस पर बात सर करेंगे। ये दोनों में कुछ लक्षण कॉमन भी मिलता है क्या सर? जैसे मान लीजिए अगर हम कोई हमारे पास अगर पेशेंट आता है उसका कोई नहीं, क्लिनिक। मैं नहीं सर, ये अलग ही ग्लैंड है, ये अलग ही है। जी जी। उधर रहने की वजह से मत सोचिए, साथ में रह के भी इनका नहीं, काम ही अलग है। क्लिनिकल कुछ सर सिम्टम्स कुछ मिलता है क्या उसमें? और जीर्ण और धात्वग्नि मंद, ये बस दिखेगा। जी जी। जी सर। आयुर्वेद की तरफ से बात पित्त का इम्बैलेंस है, लेकिन हर चीज अलग है। आप थोड़ा और पढ़िए इन पे, और फिर हमें भी बताइए। अभी मैं ओके बता सर। सकता हूँ थायराइड पे, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर ये पीटीएच वाला बाजू में रह जाएगा, फिर कंफ्यूजन होगा बहुत सारा, है ना? ठीक है, एक ही साथ मत सोचिए कि थायराइड का इम्बैलेंस हाइपो हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म और पैराथायराइडिज्म सेम है, फिर नहीं, फिर गड़बड़ होता है। हमें एक में नहीं पढ़ना है, सबको अलग अलग रखना है। नहीं तो दूसरे वैद्य क्या करते हैं कि हम पैराथायराइडिज्म है, उसमें क्या है, उसके उसमें ही तो है, एक ही चिकित्सा देते हैं सबको, फिर गड़बड़ा जाते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, उसका सिक्रीशन अलग होता है, किडनी के अलग फंक्शन होता है। सब में किडनी की ही दवाइयां देने से थोड़ा ना होगा, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अभी आप लोग पढ़िए, इसको नेट पे से पढ़िए, आपके पास किताबें हैं एलोपैथी की, उसमें से पढ़िए, सोचिए, समझिए, फिर मुझे भी बताइए आप लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, और फिर हम 8:15 पे मिलते हैं, तब हम क्लिनिकल संभाषा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।